नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद नहीं करेंगे, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो साइंस की क्लास है, विज्ञान की क्लास है। देखो, जो बच्चे सीटेट का सेकंड पेपर मैथ और साइंस वर्ग से भरते हैं, मैथ्स एंड साइंस, उसमें होता क्या है कि 60 मार्क्स की आती है। साइंस और मैथ, ये दोनों चीज़ें 60 मार्क्स की आती है, जिसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पैडा के आते हैं। और ये जो पैडा के क्वेश्चन है, ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व कर लोगे, अगर आप मेरे चैनल पे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़, जो बाकी के 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन बचेंगे, 40 से 45 क्वेश्चन, वो कहाँ से आएंगे भाई? वो आएंगे विज्ञान की जो किताब है एनसीईआरटी की। और कौन सी क्लास? छठी, सातवीं और आठवीं। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों किताबों को रटना है, तभी आप ये 40 से 45 नंबर जो है इनमें कुछ कर पाओगे। और एक चीज़ और बता दूं कि जब तक आप ये 40-45 नंबर कवर नहीं करेंगे, तब तक सीटेट का सेकंड पेपर होना मुश्किल है उन लोगों का जिन्होंने साइंस का सेकंड पेपर साइंस और मैथ वर्ग से भरा है। तो उसी सीरीज में मैं आपके लिए उस एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, छठी, सातवीं, आठवीं की, उसी पर 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और आ सकते हैं पेपर में। तो आज उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है? तो भाई, साइंस का, प्योर साइंस का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। छठी, सातवीं, आठवीं की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, आपके बहुत काम आ सकता है। तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। उत्पादित ध्वनि का तारत्व व प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है। देखिए, इसमें सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा, छठी, सातवीं, आठवीं किताबों को अगर आप पढ़ोगे, आप तभी इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आंसर है फोर्थ। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है? उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नाइलॉन या रियोन? तो ये आंसर है पॉलिस्टर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको आप करें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक अपनी नोटबुक लेके बैठा करो जब आप मेरी क्लास देखते हो, चाहे पेडागोजी क्लास हो या थ्योरी क्लास हो, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, यही आपके नोट्स हो जाएंगे। इससे ज़्यादा सीटेट के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैं कहूँगा कि भाई 6th, 7th, 8th जो लोग सेकंड पेपर दे रहे हैं, चाहे वो साइंस और मैथ वाले हैं या एसएसटी वाले हैं, एनसीईआरटी की छठी, सातवीं, आठवीं की किताबें रट डालो अगर आपको 40 से 45 नंबर कवर करने हैं तो। और यही नंबर हैं जो सीटेट क्लियर करवाते हैं। हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम बताओ। मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। बताएं भाई, इसका आंसर है बहुत आसान, बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह ऐसे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार, मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, विद्युतीय घंटी की हथौड़ी की गति, या बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। तो वो गति के उसने बहुत सारे उदाहरण दिए, तो इसमें कौन सी गति का उदाहरण नहीं है? गति का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे तो उसका टाइम होता है, स्पीड होती है, सब कुछ होता है, तो वो गति कहलाती है। अब इसमें से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा ये विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बस वो आगे पीछे ही होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है
भिन्न भिन्न बल भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। बताएं। देखिए, आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहे हो, तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को अजीब लगेंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि 6ठी 7वीं 8वीं एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की वो बुक जो दिल्ली में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, मैथ और साइंस वाले मैथ साइंस की और एसएसटी वाले एसएसटी की किताब है। भाई इनको कर लो अगर सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो, क्योंकि सिर्फ सीडीपी के बदौलत सीटेट क्लियर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। चलिए आंसर करेंगे इसका आंसर होगा भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब। इस कंडीशन में ऐसा होगा। और ये बहुत आसान है, बहुत ही सरल भाषा में ये 6ठी 7वीं 8वीं किताबों में ये चीज़ें समझाई गई हैं, आप उनको पढ़ो। कोई कहता है जी मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं, ये एनसीईआरटी के नोट्स मेरे वाले नोट्स लेके पढ़ लो। अरे भाई उसने एनसीईआरटी से बनाए तो आप एनसीईआरटी पढ़ो ना डायरेक्ट, उसके नोट्स क्यों पढ़ रहे हो? हो सकता है उसने एक आध चैप्टर छोड़ ही दिया और क्वेश्चन उसी में से आ जाए 4-5, तो आपका तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसलिए आप खुद पढ़ो, खुद से नोट बनाओ, तो जो है आपका एक तो याद हो जाएगा आपको, जब आप अपने हाथ से लिखोगे उसको पढ़ोगे भी, और फिर उसी को बार बार रिपीट करो, तो आपका यहाँ पे जो 40 और 45 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए बी सी और डी भागों का सही नामांकन करो। देखेंगे भाई इसका आंसर, तो इसका आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट। ए जहाँ पे लिखा है ये कोशिका झिल्ली है, बी प्लेसिड है, सी केंद्रक है और डी हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप 6ठी 7वीं 8वीं किताब उठा के देख लो, आपको बिल्कुल सीधी सीधी मिल जाएंगी, कहीं आपको ज़्यादा जाने की जरूरत है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? फलीदार पदपों की जड़ें परजीवी, विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, या फलीदार पादप सहजीवी तने की ग्रंथि, या जड़ों की ग्रंथियां घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां व फलीदार पादप। यानी ये राइजोबियम जो है ये कहाँ होता है, इनमें से कहाँ पहचान होती है उसकी, ये बताना है। बहुत आसान है, ये फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, यहाँ पर राइजोबियम आपको सही रूप से आप उसको पहचान सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रयोगशाला तापमाप यानी थर्मामीटर पर 55 डिग्री सेल्सियस 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी डैश तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। 55.2 डिग्री, 55.25 डिग्री, 55.1 डिग्री सेल्सियस, 55.5 डिग्री सेल्सियस। जी आंसर करें। आप अपने आंसर करते रहिए और बाद में देखना कि भाई 10 में से आपका क्या स्कोर रहा। अगर आपका स्कोर 7 आता है तो आप मान लेना कि आप सीटेट क्लियर कर जाओगे, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा आपका सीटेट। लेकिन अगर आप 7 से नीचे रहते हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं, उसी लेवल के प्रश्न है कि अगर आपने 7 सॉल्व कर दिए तो समझ लो आपका काम बन जाएगा। तो भाई इसका आंसर होगा 28 का बी, 55.25 डिग्री सेल्सियस। किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अलग अलग डालने पर वह किस रंग या रंगों का परीक्षण करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में